Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you will be fine. बच्चों, आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना. इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 का फ्लोरा एंड फाना पढ़ा था इंडिया में, पर्टिकुलरली फ्लोरा और फाना जो इंडिया में पाया जाता है. उसके बाद कैटेगोराइजेशन ऑफ स्पीशीज के बारे में आज का जो टॉपिक है. कैटेगोराइजेशन में आपने नॉर्मल स्पीशीज के बारे में पढ़ा, इंडेंजर्ड के बारे में पढ़ा, वुल्नरेबल स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, इंडेमिक स्पीशीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज. आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंटिन्यू करने जा रहे हैं. थर्ड टॉपिक ऑफ द चैप्टर. यहाँ पे हम बात करेंगे, डिप्लीशन की बात करेंगे. डिप्लीशन ऑफ प्लांट्स, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट्स, डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फाना. सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन्स हैं इसके लिए, जो ये डिप्लीशन होती जा रही है, पर्टिकुलरली डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ. क्योंकि इंसान ने नेचर को ट्रांसफॉर्म किया है. किस लिए ट्रांसफॉर्म किया है? ताकि इन नेचर से इंसान को बहुत सारी चीजें हासिल होती हैं. लाइक अगर हम बात करेंगे फॉरेस्ट्स की बात करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहां से हम लकड़ी हासिल करते हैं, वुड हासिल करते हैं, लीव्स हासिल करते हैं, रबर हासिल करते हैं, मेडिसिन हासिल करते हैं, डाइज हासिल करते हैं, फूड हासिल करते हैं, फ्यूल हासिल करते हैं, फोडर हासिल करते हैं, मैन्योर हासिल करते हैं, या वाइल्ड लाइफ हासिल करते हैं. दैट मीन्स कि इंसान वहां से फॉरेस्ट से बहुत सारी चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हासिल करता है. जहां तक फॉरेस्ट्स की बात है, फॉरेस्ट्स जंगलात जो है हमारे माहौल के तवाजुन को बरकरार रखते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखते हैं. ठीक है. वी कैन से कि ह्यूमन्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं डिप्लीशन के लिए. अब हम बात करेंगे यहाँ पे कौन से फैक्टर्स हैं रेस्पॉन्सिबल हैं जिससे डिप्लीशन हुआ है. फॉरेस्ट्स का डिप्लीशन हुआ है बच्चों, या वाइल्ड लाइफ का डिप्लीशन हुआ है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. यहाँ पे हम बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, वी कैन से न्यूमरस फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट्स, depletion of plants, depletion of forests and depletion of fauna, depletion of animals. यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर जो है, that is we will discuss it these factors one by one. पहला जो फैक्टर है, that is the development during the colonial period. What is the first factor जो इसके लिए responsible है? That is the development during the colonial period. colonial period में रेलवे नेटवर्क, एग्रीकल्चरल, कमर्शियल, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री और माइनिंग एक्टिविटीज एक्सपैंड हुई. इससे हिंदुस्तान के जंगलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा. गेटिंग माय पॉइंट? बात को अंडरस्टैंड करना बच्चों. जो पहला ही फैक्टर था, दैट वाज द डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. रेलवे नेटवर्क्स को एक्सपैंड किया गया, माइनिंग को एक्सपैंड किया गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स इसमें आ जाता है, एग्रीकल्चरल वर्क को एक्सपैंड किया गया, कमर्शियल एग्रीकल्चर को एक्सपैंड किया गया. जिससे बहुत हद तक क्या हुआ? जिससे बहुत हद तक जो नेचर है या इंडियन फॉरेस्ट्स हैं, फ्लोरा है, फाना है, वो क्या हो गए? वो डिप्लीट हो गए. उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा. उसके बाद दूसरा फैक्टर है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज द एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन. इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी हासिल करने के बाद, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा काम जो हुआ, क्या काम हुआ कि फॉरेस्ट रिसोर्स को खत्म किया गया. फॉरेस्ट रिसोर्स डिप्लीट होते गए. उसके मुताबिक अगर हम बात करेंगे, जो एक सर्वे हुई है बिटवीन 1951 टू 1980, इंडिया में लगभग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया क्या हुआ? इसको कन्वर्ट किया गया. किस में कन्वर्ट किया गया? एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया गया. ये दूसरा फैक्टर है. इससे भी क्या हुआ? इससे भी डिप्लीशन हुआ. किस चीज का डिप्लीशन हुआ? फ्लोरा का डिप्लीशन हुआ और फाना का डिप्लीशन हुआ. तीसरा फैक्टर, दैट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन. It is also known as burn and slash and burn agriculture.
It is also known as slash and burn. It is also known as shifting cultivation. It is also known as slash and burn agriculture. ठीक है, getting my point? So we can say third important factor जो किसके लिए responsible है, जो depletion of flora या depletion of fauna के लिए responsible है, that is the slash and the burn agriculture. That is the slash and the burn agriculture. खास से ये जो अगर हम यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करेंगे, ज्यादातर जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था या सेंट्रल इंडिया है, वहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है किस एग्रीकल्चर के लिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए या शिफ्टिंग फार्मिंग के लिए या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। इससे भी क्या होता है, ये भी एक फैक्टर है, इसके लिए फैक्टर है, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना। उसके बाद और एक फैक्टर जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज द लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। दैट इज द लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। इस फैक्टर की वजह से भी ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी एक बड़ा फैक्टर माना जाता है, जिससे बड़ी पैमाने पे क्या हुआ, जिससे बड़ी पैमाने पे जंगलों को काटा गया, जिससे बड़ी पैमाने पे डिफॉरेस्टेशन की गई, पेड़ पौधे काटे गए। ठीक है, तो उससे फॉर एग्जांपल क्या काम किया गया, फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए गए, लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट बनाया गया या और कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया, कोई रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया, मगर at the cost of trees, दरख्तों को काटा गया, डिफॉरेस्टेशन की गई। उसके बाद और एक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना, दैट फैक्टर इज द माइनिंग। दैट फैक्टर इज द माइनिंग। माइनिंग भी एक फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक बड़ा फैक्टर है जो माना जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं कहीं पे माइनिंग की जाती है तो सबसे पहले वहां पे भी डिफॉरेस्टेशन का काम किया जाता है, वहां पे डिफॉरेस्टेशन का काम किया जाता है। उसके बाद वहां से कुछ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वहां से कुछ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। वी कैन से माइनिंग इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना, फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना। उसके बाद और एक फैक्टर है, दैट इज ओवर पॉपुलेशन। दैट इज ओवर पॉपुलेशन। जो आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो आबादी में दिन ब दिन एब्रप्ट इंक्रीज होता जा रहा है, we can simply say the increase in the population, the increase in the population is also one of the important factor for the depletion of flora and fauna। वो भी एक important factor है किसके लिए, depletion of flora and fauna के लिए। Getting my point? ये कुछ factors थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, हमने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स को यहाँ पे मेंशन किया। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिप्लीशन होता जा रहा है, किस चीज का, फ्लोरा का या फाना का। उसके बाद अब हमें इसको बचाने की कोशिश करनी है, इसको कंजर्व करने की कोशिश करनी है, पेड़ पौधों को बचाने की कोशिश करनी है, जानवरों को बचाने की कोशिश करनी है। अब हम ये किस तरह से कर सकते हैं, हमारे पास क्या उपाय है, हमारे पास क्या सोल्यूशन है, हमारे पास कौन से रास्ते हैं, हमारे पास कौन से तरीके हैं, जिन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, जिन तरीकों से हम अपने नेचर को, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, अपने फॉरेस्ट्स को, अपनी वाइल्ड लाइफ को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हमारे पास वी हैव सो मेनी कंजर्वेटिव मेथड्स, हमारे पास बहुत सारे कंजर्वेटिव मेथड्स हैं, बचाने के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जिन तरीकों से हम अपने फ्लोरा को या अपने फाना को, प्यारे बच्चों, बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फर्स्ट conservative method is Wildlife Protection Act 1972. It contains the provisions for the protection of habitat. ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट डज इट कंटेन? इट कंटेन्स द प्रोविजंस। ये ऐसे प्रोविजंस कंटेन करता है जिससे जो हैबिटेट है, जो लिविंग प्लेस है, जो डिवेलिंग प्लेस है, जो फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट कवर है, ताकि वो फॉरेस्ट कवर प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986। सेकंड इंपॉर्टेंट कंजर्वेटिव मेथड इज वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986। जो ये वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980-1986 है, इट गेव
place to many small creatures. It gave place to many small creatures. Like we can mention the name of those creatures like butterflies, like moths, like beetles, like dragonfly, like other insects, because they play an important role. Because all these organisms, all these creatures, ये तमाम creatures ये एक कलीदी रोल प्ले करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, फॉर द बैलेंस ऑफ, फॉर द बैलेंस ऑफ इकोलॉजी, फॉर द बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट। उसके बाद फॉरेस्ट्स को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए क्या किया गया है? गवर्नमेंट ने बहुत सारे इकदाम उठाए हैं, लाइक वी कैन सी द इंडियन गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड, क्या एस्टैब्लिश किया है? लाइक वी कैन से नेशनल पार्क्स को एस्टैब्लिश किया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एस्टैब्लिश किया गया है, बर्ड सेंचुरीज को एस्टैब्लिश किया गया है, या वी कैन से टाइगर, आई मीन से बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टैब्लिश किया गया है, ताकि जो फोकस है वो किस पे चला जाए? ताकि फोकस इस पे चला जाए कि जो ये बायोडाइवर्सिटी है ये एग्जिस्ट होनी चाहिए, इसको किसी किस्म का हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस गर्ज के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया है? नेशनल पार्क्स को सेटअप किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इस्टेब्लिश किया गया है, बर्ड सेंचुरीज को इस्टेब्लिश किया गया है, या बायोस्फीयर रिजर्व्स को इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि इन चीजों का, इन नेचुरल रिसोर्सेज का तहफ्फुज हो, फॉरेस्ट्स का तहफ्फुज हो, फ्लोरा का तहफ्फुज हो, या फाना का तहफ्फुज हो। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट इसी के साथ रिलेटेड है, दैट इज द प्रोजेक्ट टाइगर, दैट इज द इसी टॉपिक के साथ और एक इसका सब टॉपिक जो इसके साथ रिलेटेड है, दैट इज द प्रोजेक्ट टाइगर। जहां तक प्रोजेक्ट टाइगर का ताल्लुक है, इट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको लॉन्च किया गया, किस साल में लॉन्च किया गया? 1973 में इसको लॉन्च किया गया, ताकि जो ये टाइगर है जो इंडेंजर्ड बनता जा रहा है, ताकि इस टाइगर को क्या किया जाए? इसको प्रोटेक्ट किया जाए। जहां तक टाइगर का ताल्लुक है, टाइगर को सबसे बड़ा खतरा था, इसकी पॉपुलेशन दिन ब दिन खत्म होती जा रही थी, इसकी पॉपुलेशन दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, टाइगर की पॉपुलेशन दिन ब दिन डिक्लाइन होती जा रही थी, क्योंकि इसको किल किया जाता था, टाइगर को पोचिंग पर, लाइक वी कैन से इसको स्किन के लिए किल किया जाता था, इसको बोन्स के लिए किल किया जाता था, इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए किल किया जाता था। नतीजा ये हुआ कि इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन दिन ब दिन क्या होती जा रही थी? इसकी पॉपुलेशन दिन ब दिन डिक्लाइन होती जा रही थी, कमजोर होती जा रही थी, पॉपुलेशन कम होती जा रही थी। अब गवर्नमेंट ने क्या काम किया? अब गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया, गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया, किसके लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। तो क्या किया गया? तो इंडिया में बहुत सारी जगहों पे टाइगर रिजर्व्स को फॉर्म किया गया, टाइगर रिजर्व्स को एस्टैब्लिश किया गया, लाइक कॉर्बेट नेशनल पार्क, और वी कैन से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, परियार टाइगर रिजर्व केरला में, ठीक है। इसके बाद सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मनास टाइगर रिजर्व आसाम में। यहां पे हम ये बात करेंगे कि इन टाइगर रिजर्व को सेटअप किया गया, इनको स्टैब्लिश किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द टाइगर। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज दिस होल स्कीम, दिस होल प्रोजेक्ट, इट इज नोन एज द प्रोजेक्ट टाइगर। दैट वाज ऑल अबाउट द Project Tiger and the depletion of flora and fauna and conservation of forests and wildlife. So inshallah tomorrow in next lecture we are going to discuss the distribution of forests and wildlife resources. So thank you very much. Take